भी है। चलो तो सबसे पहले देखते हैं अपन हिंदी भाषा के विकास के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन भाषा के बारे में जान लेते हैं कि भाषा क्या है। तो भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भास धातु से हुई है और जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। भाषा के तीन रूप है। कितने रूप है? तीन रूप है। मौखिक है, लिखित है और सांकेतिक है। ये तीन ही तरीके हैं जिससे व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करता है। अब जो भी आदिम भाषाएं यानी विश्व में जितनी भी हजारों भाषाएं हैं, माना जाता है 3000 5000 भाषाएं हैं, तो उनमें जितनी भी भाषाएं हैं उनको तीन परिवारों में बांटा गया है। एक है आर्य भाषा समूह, एक है शामी भाषा समूह और एक है तुरानी भाषा समूह। तो आर्य भाषा समूह के अंतर्गत ही आती है हिंदी और संस्कृति, जबकि जो अरबी है वो सामी भाषा समूह के अंतर्गत आती है। वहीं जो द्रविड़ यानी कि हमारे दक्षिण भारत की जितनी भाषाएं हैं, मलयालम है, कन्नड़ है, तेलुगु है, ये सभी तुरानी भाषा समूह के अंतर्गत आती है। तो हिंदी और संस्कृत आर्य भाषा समूह की मानी जाती है। हिंदी का नामकरण जो है वो ईरानी लोगों ने किया है। ईरानी यानी ईरान के लोग जो थे, पहले हम फारस बोलते थे ईरान को ही, तो ईरानी लोगों ने सिंधु नदी के नाम पर हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान और हिंदी का नाम हिंदी रखा, ठीक है ना। तो ईरानी लोगों ने हिंदी का नाम हिंदी दिया था। इसके अलावा पतंजलि द्वारा सर्वप्रथम अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया गया। तो अपभ्रंश शब्द यानी बिगड़ा हुआ, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिगड़ा हुआ। तो पतंजलि टूटा फूटा, तो उससे क्या याद रखेंगे? अपभ्रंश। तो बिगड़ा हुआ शब्द प्रयोग किसने किया? सबसे पहले पतंजलि ने। विद्यापति ने सर्वप्रथम अवहट्ट शब्द का प्रयोग किया। अवहट्ट यानी हटाना, तो जिसके पास विद्या होगी वो सबको हटा के आगे बढ़ जाएगा। तो अवहट्ट शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले विद्यापति ने। तो विद्यापति की दो किताबें भी हैं, एक है कीर्ति लता और कीर्ति पताका। तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो किताबें हैं ये किस में लिखी गई है? अवहट्ट भाषा में ही लिखी गई है। लेकिन एक और अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब मैथिली के बारे में पढ़ेंगे तो मैथिली कोकिल भी इन्हें कहा गया है, क्योंकि इन्होंने मैथिली भाषा में भी कई सारे साहित्यों की रचना की है। तो विद्यापति ने अवहट्ट में जो ये रचनाएं की हैं। अब अपन हिंदी भाषा का विकास क्रम देख लेते हैं, यानी कि आर्य भाषा कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे संस्कृत बनी, संस्कृत से कैसे बीच में अनेक भाषाएं आई और उसके बाद आज की जो भाषाएं हमें देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिली। तो सबसे पहले शुरुआत में जो माना जाता है वैदिक काल से भाषा की उत्पत्ति, जो आर्य भाषाएँ हैं वो वहाँ से आई। तो वैदिक संस्कृत सबसे पुरानी मानी जाती है, यानी आदि रूप है हिंदी का, यानी सबसे पुराना रूप है वो वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत का जो समयकाल माना जाता है वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व यानी 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का, यानी 500 साल का माना जाता है। इसके अन्य नाम क्या है? तो इसे पुरानी संस्कृत या देववाणी के नाम से भी जाना जाता है। पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया। अष्टाध्यायी क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है, यानी इसमें संस्कृत के व्याकरण के बारे में बताया गया है। और किसके द्वारा लिखा गया? पाणिनि द्वारा लिखा गया। इसके बाद वैदिक संस्कृत जब बिगड़ती है और इसका अगला रूप हमारे सामने देखने को मिलता है तो उसे हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। और लौकिक संस्कृत का टाइम पीरियड माना जाता है 1000 बीसी से 500 बीसी तक का, ठीक है। और इसी के अन्य नाम क्या है? उत्तर संस्कृत और ब्राह्मण संस्कृत। उत्तर संस्कृत क्यों? क्योंकि जो भी बाद में आता है हिंदी उसे हम उत्तर कह देते हैं, जो पहले आता है उसे हम पूर्व कह देते हैं। और ब्राह्मण संस्कृत इसीलिए क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा जो अपनाई गई, यानी ब्राह्मणों ने जो शिक्षाएं वगैरह ली, तो वो जो अपनाई गई वो उसे हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण संस्कृत। और जितनी भी रामायण है, महाभारत है, अरण्यक है, यानी जितने हमारे प्रमुख महाकाव्य जिनको हम अभी पढ़ते हैं वो किस में लिखी गई? वो लौकिक संस्कृत में लिखी गई, ठीक है। अगला है पाली भाषा। तो पाली भाषा का टाइम पीरियड माना जाता है 500 बीसी से 100 एडी तक, यानी लगभग 600 साल तक का इसका टाइम पीरियड रहा। और इसी के अन्य नाम क्या है? प्रथम देश भाषा और बुद्ध की भाषा, यानी कि पहली देश भाषा, यानी बिल्कुल बहुत सारे लोगों द्वारा बोली गई ये प्रमुख रूप से उस टाइम में, तो इसे प्रथम देश भाषा होने का गौरव प्राप्त है। इसी के साथ बुद्ध की भाषा, क्योंकि गौतम बुद्ध द्वारा जितने भी उपदेश दिए गए वो इन्हीं पाली भाषा में दिए गए। और जितने भी बौद्ध ग्रंथ अधिकतर हमें देखने को मिलते हैं वो किस भाषा में देखने को मिलते हैं? पाली भाषा में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अशोक भी चूँकि बौद्ध धर्म अपनाया था, तो अशोक ने भी अपने जितने शिलालेख बनाए उसमें पाली भाषा का प्रयोग किया। तो अशोक के शिलालेख की भाषा पाली भाषा, बुद्ध की भाषा पाली भाषा, प्रथम देश भाषा पाली भाषा।
पाली भाषा के बाद जो भाषा देखने को मिलती है हमें वो है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है 100 एडी से 500 एडी, यानी 100 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, लगभग 400 साल तक का इसका टाइम पीरियड रहता है। इसी के एक प्रकार होता है अर्धमागधी प्राकृत, जिसका प्रयोग महावीर स्वामी द्वारा किया गया। तो महावीर स्वामी द्वारा प्रयोग भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा। और प्राकृत का भी कौन सा रूप? अर्धमागधी प्राकृत। अगला है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटा हुआ या बिगड़ा हुआ। किसने सबसे पहले प्रयोग किया था इस शब्द का? पतंजलि द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। किसका? अपभ्रंश का। अपभ्रंश के बाद जो निकला है वो अवहट्ट बोलते हैं, यानी अवहट्ट एक संक्रमणकालीन पीरियड है। हमारी जो आधुनिक भाषाएं हमें देखने को मिलती है और जो पहले भाषा थी उसके बीच में, यानी अपभ्रंश और आधुनिक भाषा के बीच में जो संक्रमणकालीन भाषा है वो थी अवहट्ट। इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1000 एडी से 1400 एडी, यानी 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक माना जाता है। विद्यापति ने सर्वप्रथम अवहट्ट शब्द का प्रयोग किया था और सीधे फिर अपभ्रंश से अवहट्ट होते हुए आधुनिक आर्य भाषाएं निकलती है। तो आगे देखते हैं अब अपन। तो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सरहप्पा, और हिंदी की शुरुआत 10वीं सदी से मानी जाती है। 10वीं सदी यानी 1000 ईस्वी से मानी जाती है। ठीक है, तो सरहप्पा कौन है? हिंदी के पहले कवि है। भारत के अलग अलग हिस्सों में मुख्य रूप से 7 अपभ्रंश बोले जाते थे। कितने? 7 अपभ्रंश। और इन 7 अपभ्रंशों से आधुनिक आर्य भाषाओं का निर्माण हुआ है। तो अब ये 7 अपभ्रंश कौन से हैं? तो अगर हम इंडिया का मैप देखें तो इसमें सबसे नॉर्थ में हमें जो अपभ्रंश देखने को मिलता है वो मिलता है खस अपभ्रंश, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्र में था और इससे आगे जाके पहाड़ी भाषा बनी, जिससे कि फिर पहाड़ी हिंदी निकली थी। ठीक है, वहीं अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पे अगर देखा जाए तो वहाँ पर 2 अपभ्रंश हमें देखने को मिलते हैं जिनका विस्तार क्षेत्र पाकिस्तान में भी था। तो एक तो था पेशाची, जो पंजाब, भारत के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब में फैला हुआ है, और एक था ब्राचड़ अपभ्रंश जो कि हमारे राजस्थान से लगा हुआ है और पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र में फैला हुआ था। तो 3 अपभ्रंश कौन कौन से हो गए? एक तो खस अपभ्रंश हो गया, एक पेशाची अपभ्रंश हो गया और एक ब्राचड़ अपभ्रंश हो गया। इसके अलावा जो अपभ्रंश बचते हैं वो एक है शोरसेनी अपभ्रंश, जो कि गुजरात, राजस्थान और यूपी के पश्चिमी क्षेत्र तक था। एक था अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी का जो पूर्वी क्षेत्र था और बिहार का जो पश्चिमी क्षेत्र था वहाँ पर। और एक है मागधी अपभ्रंश जो कि बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूरा बांग्लादेश और असम तक घेरे हुए हैं। ठीक है, और सबसे साउथ में जो अपभ्रंश हमें देखने को मिलता है वो है महाराष्ट्री अपभ्रंश। ठीक है, तो 7 अपभ्रंश कौन कौन से हो गए? खस अपभ्रंश, पेशाची अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और महाराष्ट्री अपभ्रंश। अब हम देख लेते हैं कि इन सभी अपभ्रंश से, जो अपभ्रंश थे, हर एक अपभ्रंश से कोई ना कोई उपभाषा या विभाषा निकली। उपभाषा या विभाषा, क्योंकि उपभाषा ही विभाषा है। तो हर एक अपभ्रंश से क्या निकली? उपभाषा। तो शोरसेनी अपभ्रंश से जो उपभाषा निकली वो थी एक पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। तो गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी और यूपी में पश्चिमी हिंदी। ठीक है ना। अगला है पेशाची अपभ्रंश। तो पेशाची अपभ्रंश P4 पेशाची, P4 पंजाबी, यानी पेशाची से एक तो पंजाबी निकली। इसके अलावा पाकिस्तान के क्षेत्र में बोली जाती है लहंदा। तो लहंदा और पंजाबी किससे निकली है? पेशाची अपभ्रंश से। अगला है ब्राचड़ अपभ्रंश। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी निकली है क्योंकि सिंध क्षेत्र में बोली जाती है। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी निकली। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी विभाषा निकली या उपभाषा निकली। और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी निकली। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी निकली और मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, उड़िया, बंगाली और असमिया निकली। ठीक है, तो शोरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पेशाची से लहंदा पंजाबी, ब्राचड़ से सिंधी, खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी, महाराष्ट्री से मराठी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी और मागधी अपभ्रंश से क्या निकली है? बिहारी हिंदी, उड़िया, बंगाली और असमी। तो भाषा परिवार के आधार पर अगर देखा जाए तो हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है जो कि सबसे बड़ा भाषा परिवार है। धीरेन्द्र वर्मा जी एक भाषाविद है। इन्होंने 12 भाषा परिवार गिनाए हैं पूरे विश्व में, जिनमें से
भारत में 4 भाषा परिवार मिलते हैं। इन 4 भाषा परिवार में सबसे बड़ा बहरूपीय परिवार है। इसमें 73% लोग जो भारत के हैं, उत्तर भारत में मुख्यतः जो है वो बोलते हैं, और इसी के अंतर्गत हिंदी भाषा भी आती है। अगला है द्रविड़। तो द्रविड़ जो परिवार है, भारत की लगभग 25% पॉपुलेशन क्या है, द्रविड़ परिवार की भाषा बोलती है। दक्षिण भारत क्षेत्र में इसका विस्तार है। ऑस्ट्रिक यानी लगभग 1.5% लोग जो है, जो जनजातीय क्षेत्रों में मिलते हैं, वो ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा से संबंधित भाषा बोलते हैं। चीनी तिब्बती भाषा जो हिमाचल या अरुणाचल प्रदेश से लगे हुए हैं, वो चीनी तिब्बती भाषा लगभग 0.7% लोग हैं जो हिमालय क्षेत्र में है, वो चीनी तिब्बती भाषा समूह से संबंधित भाषाओं को बोलते हैं या प्रयोग करते हैं। तो कुल 7 अपभ्रंश है, उनमें से केवल 4 अपभ्रंश ऐसे हैं जिनसे कि हिंदी का विकास हुआ है। तो 3 ऐसे हैं जिनसे हिंदी का विकास नहीं हुआ। तो वो कौन कौन से हैं? तो 2 तो वो जो पाकिस्तान में लगे हुए हैं, यानी पेशाची और ब्राचड़, उनको हटा दो, और एक वो जो साउथ में है यानी महाराष्ट्री, उसको हटा दो। तो महाराष्ट्री, पेशाची और ब्राचड़ को अगर हम हटा दें तो जो बाकी के बचते हैं वो सारे किस में आते हैं? उनसे हिंदी का विकास कहीं ना कहीं हुआ है। या तो उनके पूरे वो हिंदी में आए, या फिर उनका कुछ हिस्सा हिंदी के विकास में योगदान देता है। तो कौन कौन से? तो एक तो है सोरसेनी अपभ्रंश। तो सोरसेनी अपभ्रंश से जो पश्चिमी हिंदी निकली है और राजस्थानी हिंदी निकली है, इससे हिंदी का विकास हुआ है। लेकिन इससे जो गुजराती निकली है, उससे हिंदी का विकास नहीं हुआ है। खस अपभ्रंश की पहाड़ी हिंदी से हिंदी का विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी से हिंदी का विकास हुआ है। और मागधी अपभ्रंश की बिहारी हिंदी से हिंदी का विकास हुआ है। लेकिन बंगाली, असमिया और उड़िया हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि उससे हिंदी का विकास नहीं हुआ है। सर्वप्रथम इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने उनके द्वारा संपादित ग्रंथ, इनकी किताब का नाम याद रखना, भारतीय भाषा सर्वेक्षण। भारतीय भाषा सर्वेक्षण में हिंदी क्षेत्र की बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटा, यानी कि हिंदी भाषा का विकास 4 अपभ्रंश और 5 उपभाषाओं से मिलकर हुआ है। चूँकि 4 अपभ्रंश और सोरसेनी अपभ्रंश से हमने 2 भाषाएं ले ली, इसलिए उपभाषाएं कितनी हो गई? 5। तो 5 उपभाषाओं और 4 अपभ्रंश। 4 अपभ्रंश कौन कौन से? सोरसेनी, खस, अर्धमागधी, मागधी। सोरसेनी, खस, अर्धमागधी, मागधी, ये 4 अपभ्रंश। और उपभाषाएं कितनी? 5 उपभाषाएं। कौन कौन सी? राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इनसे हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो हिंदी में कितने अपभ्रंश है? 4 अपभ्रंश से रिलेशन है हिंदी का। कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। और बोलियां अगर देखी जाए तो हिंदी की 18 बोलियां हैं। ठीक है, तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी सोरसेनी अपभ्रंश से निकली है। पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश से निकली है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से, और बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से निकली है। अब अपन एक एक करके उपभाषाएं लेते हैं और उनसे संबंधित बोलियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां निकली है, यानी सबसे ज़्यादा 18 बोलियों में से 5 बोलियां कहाँ से आई? पश्चिमी हिंदी से। और पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सोरसेनी अपभ्रंश से। यानी कि पश्चिमी हिंदी की जो 5 बोलियां रहेंगी, उनकी उत्पत्ति भी कहाँ से होगी? सोरसेनी अपभ्रंश से ही होगी। तो इसकी 5 बोलियां कौन कौन सी है? तो पहले इसका क्षेत्र देख लेते हैं। तो इसका क्षेत्र जो है दिल्ली वाला क्षेत्र है, यूपी का पश्चिमी क्षेत्र है, यानी मेरठ वाला, आगरा, मथुरा वाला क्षेत्र है, कन्नौज वाला क्षेत्र है, हरियाणा वाला क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र इससे लगा हुआ है। ठीक है ना। तो ये जो क्षेत्र है ये पश्चिमी हिंदी का है। तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां कौन कौन सी है? एक है बांगड़ू। तो बांगड़ू, इसी को हम हरियाणवी भी बोलते हैं। बांगड़ू ही क्या है? हरियाणवी। ठीक है ना। तो एक तो बांगड़ू हो गई जो हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरी हो गई कोरवी। कोरवी का ही वर्तमान नाम क्या है? खड़ी बोली। तो कोरवी या खड़ी बोली ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? मेरठ वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है ना। और यही वास्तव में आज जो हम हिंदी देखते हैं, वास्तव में ये रूप जो है, ये कौन सा रूप है? खड़ी बोली ही है। अगली ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा भाषा नहीं है, ब्रजभाषा क्या है? बोली। इसके अलावा कन्नौजी बोली और बुंदेली बोली। तो बांगड़ू, कोरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। बांगड़ू, कोरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये सब किसकी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है। मुख्य क्षेत्र हरियाणा और यूपी है। अब एक एक करके देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो खड़ी बोली के बारे में जान लेते हैं। तो इसका मूल नाम कोरवी है, जिसके साहित्य भाषा बनने के बाद इसका नाम खड़ी बोली पड़ा।
राहुल संकरत्यायन ने इसे कोरवी कहा, कोरवी। ग्रियर्सन ने इसे वर्नाकुलर, ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन वही, उनने क्या कहा, इसे वर्नाकुलर या देसी भाषा या हिंदुस्तानी भाषा कहा बोली कहकर पुकारा। इसके अलावा सुनीता कुमार चटर्जी ने इसे जनद्वीपीय हिंदुस्तानी नाम दिया। प्रमुख क्षेत्र इसका मेरठ है। भारतीय संविधान द्वारा खड़ी बोली के रूप को ही राज्यभाषा के रूप में स्वीकारा गया है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे मानक हिंदी होने का गौरव प्राप्त है। खड़ी का ही शाब्दिक अर्थ होता है खरी, शुद्ध या ठेठ। अन्य नाम इसके हैं हिंदुवी, हिंदवी, हिंदुस्तानी, रेखता, दक्षिणी या दाकिनी। इसका साहित्यिक गद्य के रूप में प्रयोग लालूजी लाल ने अपनी पुस्तक प्रेम सागर में किया है। साहित्यिक गद्य के रूप में इसका प्रयोग लालूजी लाल ने अपनी पुस्तक प्रेम सागर में किया है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, जबकि हिंदी का प्रथम कवि सरहपा थे। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास है, किसके द्वारा लिखा गया, वही अयोध्या सिंह हरिओद द्वारा। लेकिन हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया। अगली बोली जो है पश्चिमी हिंदी की, वो है ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा एक बोली है, इसका क्षेत्र मथुरा और आगरा है। कृष्ण भक्ति से जुड़ी भाषा है और सूरदास की भाषा है। कवि देव की भाषा शुद्ध ब्रजभाषा मानी जाती है। तुलसी की कुछ रचनाएं जो है वो ब्रजभाषा में लिखी है, यानी तुलसीदास जो प्रमुख कवि है उनकी जो प्रमुख भाषा है वो अवधी है। लेकिन कुछ रचनाएं जैसे विनय पत्रिका और कविता, यानी पत्रिका और कविता किस में लिखी गई है, ब्रजभाषा में लिखी गई है। इसके अलावा प्रसिद्ध कवि देख लेते हैं जो ब्रजभाषा से संबंधित है। तो सूरदास, नंददास, जितने भी दास हैं, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, केशवदास, बिहारी भूषण, रत्नाकर और रसखान, ये सब क्या है, ब्रजभाषा से संबंधित कवि है। रत्नाकर किसका पर्यायवाची है, समुद्र का। राजस्थानी हिंदी के बारे में देखते हैं। तो राजस्थानी हिंदी से 4 बोलियां निकली है। तो अभी तो हमने देखा था पश्चिमी हिंदी से 5, राजस्थानी हिंदी से 4। तो एक तो जिसे हम उत्तरी राजस्थानी बोलते हैं, एक दक्षिणी राजस्थानी, एक पूर्वी राजस्थानी, एक पश्चिमी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी किसको बोलते हैं, मेवाती को। दक्षिणी राजस्थानी किसको बोलते हैं, मालवी को। पूर्वी राजस्थानी किसको बोलते हैं, जयपुरी को, या जिसे ढूंढाड़ी भी बोलते हैं। और पश्चिमी राजस्थानी किसको बोलते हैं हम, मारवाड़ी को। ठीक है, तो ये 4 बोलियां निकली है राजस्थानी हिंदी से, और सोर्स यानी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। राजस्थान में मुख्य क्षेत्र है इसका। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां निकली है, यानी इन दोनों के अलावा जो जितने भी उपभाषाएं बची हैं हिंदी की, उन सब से 3 बोलियां निकली है। ठीक है ना, तो सिर्फ पश्चिमी हिंदी से 5, राजस्थानी हिंदी से 4, उसके बाकी जो बची हुई है 3, उनसे 3 निकली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकास हुआ है पूर्वी हिंदी का, सीधी सी बात है। और ABC, ठीक है ना, तो ABC यानी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इसकी बोलियां हैं। यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में यह फैली हुई है। अवधी के बारे में जान लेते हैं। तो अवधी तुलसीदास की प्रमुख भाषा है। इसके अलावा कुछ और कवि और उनकी रचनाएं देख लेते हैं जो अवधी से संबंधित है। तो तुलसीदास की रामचरितमानस किस में लिखी गई है, अवधी भाषा में। मुल्ला दाऊद की चंदायन लिखी गई है। कुतुबन की मृगावती लिखी गई है। उस्मान की चित्रावती किस में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है। जगनिक द्वारा रचित आला खंड जो कि वीर रस प्रदान है, अवधी भाषा का प्रथम कृति मानी जाती है। तो अवधी भाषा में पहली किताब कौन सी मानी जाती है, जगनिक द्वारा लिखी गई आला खंड। बघेली के बारे में जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के 7 जिलों रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, उमरिया में कौन सी बोली जाती है, बघेली बोली जाती है। इसके साथ यूपी और छत्तीसगढ़ में भी बघेली बोली जाती है। औचट जो शब्द है वो बघेली भाषा का है, जिसका खड़ी बोली में शाब्दिक अर्थ होता है आवश्यकता से ज़्यादा। पूछ लिया गया था ये, वैसे ऐसे क्वेश्चन में टेंशन नहीं लेना है। उपभाषा कौन सी, बिहारी हिंदी के बारे में देख लेते हैं। तो बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं, इसमें भी सीधी सी बात है। उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मागधी अपभ्रंश से हुई है। कौन कौन सी, भोजपुरी, मगधी और मैथिली। BMM, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये 3 बोलियां हैं किसकी, बिहारी हिंदी की। तो बिहार, झारखंड और यूपी क्षेत्र है इसका। भोजपुरी के बारे में जानते हैं। तो बिहार के भोजपुर स्थान के आधार पर इसका नाम पड़ा, और इसका केंद्र, खास बात है इसका केंद्र यानी भोजपुरी का केंद्र बिहार नहीं है, भोजपुरी का केंद्र बनारस है। ठीक है, हिंदी की 18 बोलियों में सर्वाधिक बोली जाने वाली, यानी अगर खड़ी बोली को छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो भोजपुरी बोली जाती है। और इसके अलावा सर्वाधिक जो फिल्मों का निर्माण हुआ है खड़ी बोली के अलावा, तो वो किसी अगर बोली में हुआ है तो वो भोजपुरी बोली में ही हुआ है। ठीक है,
इसके अलावा जो फिजी देश है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा जो बहुतायत में बोली जाती है हिंदी का जो रूप बोला जाता है वो कौन सा है? भोजपुरी ही है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर और भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाता है। तो भोजपुरी के भारतेंदु या भोजपुरी के शेक्सपियर कौन है? भिखारी ठाकुर। मैथिली के बारे में जानते हैं तो यह भारत की 22 भाषाओं में से एक है, जिनको कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में वो क्या है? जोड़ा गया है। ठीक है, तो 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसे जोड़ा गया है। और विद्यापति की जो पदावली है, अभी अपन ने पढ़ा था विद्यापति, अवहट्ट शब्द का प्रयोग किया, तो विद्यापति की जो पदावली है वो मैथिली भाषा में लिखी गई है और इसीलिए इन्हें मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। किनको? विद्यापति को। ठीक है, अब अगला जो अपना उपभाषा बचती है लास्ट वो है पहाड़ी हिंदी। इससे भी 3 बोलियां निकली है। खस अपभ्रंश से विकास हुआ है। कौन कौन सी? कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र है इसका। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारी सारी उपभाषाएं हो गई। उपभाषाएं कितनी थी अपनी? 5 थी। कौन कौन सी थी? राजस्थानी हिंदी थी, पश्चिमी हिंदी थी, पूर्वी हिंदी थी, बिहारी हिंदी थी और पहाड़ी हिंदी थी। और बोलियां कितनी? 18। बिल्कुल रटा होना चाहिए। 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां और 4 अपभ्रंश, टोटल 7, लेकिन 4 से हिंदी निकली। परिनिष्ठित भाषा क्या होती है? अब अपन कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। जैसे परिनिष्ठित भाषा क्या है, तो इसे मानक भाषा या टकसाली भाषा, नाम याद रखना, परिनिष्ठित भाषा का ही नाम क्या होता है? मानक भाषा या टकसाली भाषा। टकसाली भाषा यानी कि जिसमें नोट वगैरह प्रिंट होते हैं। ठीक है, टकसाली भाषा है या जिसमें प्रिंट होता है। ठीक है ना, व्याकरण से पूर्ण शुद्ध साहित्यिक भाषा होती है। कौन सी? परिनिष्ठित भाषा। सभी औपचारिक अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाता है। व्याकरण द्वारा शुद्ध परिमार्जित, यानी मिस्टर परफेक्ट है ये। ठीक है ना, व्याकरण द्वारा शुद्ध परिमार्जित रूप को सभ्य और शिक्षित लोगों द्वारा इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए खड़ी बोली, यानी जो हम बोल रहे हैं, जो हम पढ़ते हैं वो वास्तव में क्या है? खड़ी बोली। जैसे हम हिंदी समझते हैं, हिंदी का मतलब ही खड़ी बोली है। ठीक है, संवैधानिक दृष्टिकोण देख लेते हैं अब अपन। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। कितनी? 22 भाषाओं को। तो वो 22 भाषाएं कौन कौन सी है? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो ये 22 भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान में वर्णित है 8वीं अनुसूची में। लेकिन खास बात क्या है कि शुरुआत से 22 भाषाएं नहीं थी, पहले सिर्फ 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, यानी कि बाद में जोड़ा गया। और अच्छा, राजभाषा या भाषा का उल्लेख किस भाग में है? तो संविधान के भाग 17 में है और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भाषा या राजभाषा के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अनुच्छेद जो 120 है इसमें संसद की भाषा के बारे में और 210 है उसमें विधानमंडल की भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, यानी इसके बाद जोड़ी गई बाकी की। तो कब कब जोड़ी गई? तो एक तो 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ी गई थी सिंधी। तो 15वीं कौन सी थी? सिंधी। तो 21वें संविधान 1967 सिंधी। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी नमक, यानी कि नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। ठीक है ना, इसके अलावा 21 और 71 को जोड़ते हैं तो क्या आता है? 92। तो 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ी गई थी बदमाश, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और इस प्रकार वर्तमान में 22 भाषाएं भारतीय संविधान में है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसी कारण और इस दिन को याद करने के लिए 1954 से, यानी कि 5 साल बाद 1954 से प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है ना, भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। कोई भी पूछ ले, कितनी बार भी पूछ ले, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? पता नहीं। राष्ट्रभाषा नहीं है भारत की, राजभाषा है। क्या है राजभाषा भारत की? हिंदी। ठीक है ना, अब कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं। जैसे 343 यानी 343(1) में क्या दिया गया है कि देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया गया है, यानी देवनागरी भाषा में लिखी होनी चाहिए और हिंदी। ठीक है ना, हिंदी का खड़ी बोली रूप। 343(2) में लिखा गया है कि 15 साल तक सहयोगी भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग चालू रहेगा, लेकिन उसके बाद
क्या किया गया, 15 साल होने से पहले ही एक अधिनियम लाया गया और उसके तहत क्या है, अंग्रेजी को परमानेंट कर दिया गया कि ये हमेशा के लिए चलती रहेगी। 343(3) में राजभाषा अधिनियम लाया गया इसी के तहत 1963 में। तो राजभाषा अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। राजभाषा अधिनियम कब आया? 1963 में। एक आर्टिकल है 344 में राजभाषा आयोग के बारे में वर्णन है। राजभाषा आयोग, तो राजभाषा आयोग का गठन अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता था, ऐसा लिखा है। और इसमें कुल 30 सदस्य होने थे। तो 30 सदस्य जो कि लोकसभा और राज्यसभा से चुने जाने थे। यहाँ पर लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 सदस्य होने थे। और सबसे पहले इसका निर्माण किया गया 1955 में। और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BG खेर। तो BG खेर की अध्यक्षता में 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। जो आर्टिकल 345 है, इसमें राज्यों की राजभाषा के रूप में, यानी कि राज्य अपने राज्य विशेष में अपने हिसाब से राजभाषा घोषित कर सकता है, ये अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 348 में 4 दूनी 8 यानी 4 लोगों के लिए बताया गया है कि इनकी भाषा क्या रहेगी। तो 348 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद और विधानमंडल, इनकी भाषा के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल 351 यानी लास्ट जो आर्टिकल है भाग 17 का, इसमें कहा गया है कि हिंदी के विकास के लिए सरकार जो है वो कई कदम उठाएगी। ठीक है, अब कुछ और परिभाषाएं जो हमारी बच गई थी वो भी देख लेते हैं। जैसे बोली क्या होती है? तो बोली क्या होती है? किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है और इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती हैं और इसमें सरकारी कामकाज भी नहीं होता है, यानी कुछ भी नहीं होता है, बस वो बोली जाती है, वो भी छोटे से क्षेत्र में, तो वो बोली है, बोली जाती है इसलिए वो बोली है, बस खत्म। उपभाषा या विभाषा एक ही परिभाषा होती है लगभग इनकी, कि अगर बोली का क्षेत्र विस्तार हो जाए और उसमें साहित्यिक रचनाएं प्रारंभ हो जाए तो उसे हम उपभाषा या विभाषा कह देते हैं। अब भाषा क्या है? तो उपभाषा या विभाषा का भी एक बड़ा रूप जिसमें विस्तृत क्षेत्र में उसका प्रयोग हो, साहित्यिक रचनाएं भी हो, उसमें कई सारी उपभाषाएं सम्मिलित हो, उसे हम भाषा कहते हैं। अब राजभाषा क्या है? तो राजभाषा जिस भाषा में प्रदेश के सरकारी कामकाज संपन्न हो उसे हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं उन सब की अपनी अपनी राजभाषाएं हैं। वो एक से ज़्यादा भी राजभाषाएं कई सारों की है, जैसे कि उत्तराखंड की संस्कृत भी है और हिंदी भी है। तो लगभग 10 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर कि हिंदी राजभाषा के रूप में है। ठीक है ना, वर्तमान में। तो ये याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रभाषा क्या है? तो जो किसी राष्ट्र या देश के ज़्यादातर जनसंख्या द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है, यह देश का प्रतिनिधित्व करती है। कौन सी? राष्ट्रभाषा। वैसे बोलने पे तो हम बोल सकते हैं अनौपचारिक रूप से कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन ऑन पेपर भारत की राष्ट्रभाषा आज तक घोषित नहीं हुई है। संपर्क भाषा क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किसी भी 2 व्यक्तियों के बीच में प्रयोग भाषा जिनकी मातृभाषाएं अलग अलग हो, यानी कि उनमें आदान प्रदान करने के लिए जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? संपर्क भाषा है। और इसे कई भाषाओं में लिंगुआ फ्रैंका के नाम से भी जाना जाता है और इसी के अन्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ही सेतु भाषा, व्यापार भाषा, सामान्य भाषा या वाहन भाषा भी कहते हैं। तो व्यापार भाषा, सेतु भाषा, सामान्य भाषा या वाहन भाषा क्या है? एक संपर्क भाषा है। ठीक है, अब अपन कुछ और जो चीज़ें हैं हिंदी से संबंधित हैं या पुरस्कार है या फिर सम्मेलन है उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन। तो विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत हुई थी भारत से। भारत के नागपुर में 10 से 12 जनवरी 1975 के बीच में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था और इसी कारण हम 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी तक कुल 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं और 12वां प्रस्तावित है। इन 11 में से 3 विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में हुए हैं। ये कौन कौन से हैं? तो पहला तो पहले ही हुआ था नागपुर में। इसके अलावा तीसरा जो कि दिल्ली में हुआ था 1983 में, और 10वां बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के लिए, तो क्योंकि मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही बार विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है। वो कब हुआ है? 2015 में हुआ था भोपाल में।
तो अभी तक सिर्फ 3 बार भारत में हुआ है विश्व हिंदी सम्मेलन। पहला नागपुर में 1975 में, तीसरा दिल्ली में 1983 में, और 10वां भोपाल में 2015 में। देखो 3 में भी 3 आ रहा है और 1983 में भी 3 आ रहा है, तो 3 कहाँ हुआ है? दिल्ली में। और 10वां भोपाल में हुआ 2015 में। इसके अलावा यानी अब जो होगा 12वां, उससे पहले जो हुआ था लास्ट टाइम 2018 में हुआ था 11वां, वो कहाँ पर हुआ था? पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था 2018 में। वहीं अगला जो 12वां होगा 2023 में होगा, वो फिजी की कैपिटल सुआ में होगा, 2023 में प्रस्तावित है। ठीक है, अब कुछ पुरस्कार देख लेते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत ही बड़ा पुरस्कार, बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसका नाम भी बड़ा है और ये सबसे पुराना भी है। तो हिंदी से संबंधित या साहित्य से संबंधित सबसे पुराना पुरस्कार है कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। जब भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इन सब की शुरुआत हुई थी, तभी इसकी भी शुरुआत हुई थी 1954 में। तो 1954 में, और 24 भाषाओं के अंतर्गत दिया जाता है। यानी देखो 54 में भी 4 है और 24 में भी 4 है। तो 1954 में स्टार्ट किया गया, 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो 22 भाषाएं तो वही हैं जो हमारे संविधान में वर्णित है। इसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये कई भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन हम चूंकि हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी से संबंधित देखते हैं। तो पहला जो हिंदी से संबंधित साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, वो दिया गया था माखन लाल चतुर्वेदी को। तो हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखन जी को मिला, माखन लाल चतुर्वेदी को मिला हीम तरंगिणी के लिए, हीम तरंगिणी के लिए 1955 में। इसके अलावा जो 2021 में जो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए, वो मिला था दया प्रकाश सिन्हा को, सम्राट अशोक के लिए, दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए। और 2022 में जो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, वो बद्री नारायण को दिया गया है तुमड़ी के शब्द के लिए। तो 2021 का दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए, 2022 का बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए। अगला जो पुरस्कार है जो कि सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है, वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और दूसरा सबसे पुराना, यानी कि सबसे पुराना साहित्य अकादमी, उसके बाद 10 साल बाद स्टार्ट हुआ 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। 22 भाषाओं में दिया जाता है, यानी कि इसमें अंग्रेजी और राजस्थानी शामिल नहीं है। सिर्फ संविधान में जो वर्णित 22 भाषा हैं उन्हीं में दिया जाता है। खास बात क्या है कि ये जिस भी साल दिया जाता है वो सिर्फ किसी एक ही भाषा को दिया जाता है। यानी अगर हिंदी को दिया तो हिंदी को, मलयालम को दिया तो मलयालम को, तेलुगु को दिया तो तेलुगु को। लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार की खास बात क्या है कि यह हर साल दिया जाता है और 24 की 24 भाषाओं में दिया जाता है। मतलब हर एक भाषा को ये हर साल दिया जाता है। तो कुल 11 बार, अभी तक में कुल 11 बार ये किसको मिला है? हिंदी को प्राप्त हुआ है। और हिंदी का जो पहला मिला था वो सुमित्रानंदन पंत को मिला था चिदम्बरा के लिए 1968 में। तो सुमित्रानंदन पंत को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का मिला था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था। मलयालम भाषा से संबंधित थे ये, इसलिए मिला था। लेकिन हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला? सुमित्रानंदन पंत को मिला चिदम्बरा के लिए। वहीं पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का दिया गया वो थी महादेवी वर्मा, यामा के लिए मिला 1982 में। वहीं 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2021 में मिला था वो नीलमणि फूकन को मिला था, ठीक है ना। और 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दामोदर मोजा को मिला 2022 के लिए। तो पहले ये किसी पुस्तक के लिए दिया जाता था, लेकिन अब वो संपूर्ण साहित्य के विकास के लिए दिया जाता है। तो 57वां दामोदर मोजा को मिला 2022 में और 56वां मिला था 2021 में नीलमणि फूकन को। अगला जो हमारा सम्मान है वो है व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान। तो खास बात यह है कि व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान ये दोनों ही बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं और दोनों की ही शुरुआत 1991 में हुई और दोनों ही 2022 में जो दिए गए वो 31वें नंबर के दिए गए, क्योंकि 31 साल पूरे हो गए, ठीक है ना। तो 91 से 2022 तक, ठीक है ना। तो 31वें सम्मान अभी दिए गए हैं। और खास बात क्या है कि ये सबसे मतलब साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद में जो स्थान रखते हैं वो ये दोनों रखते हैं। व्यास सम्मान सिर्फ हिंदी के लिए दिया जाता है और सरस्वती सम्मान भी सिर्फ हिंदी में काव्य रचना के लिए दिया जाता है। तो पहला व्यास सम्मान दिया गया था राम विलास शर्मा को, इनकी किताब थी भाषा परिवार के लिए, 1991 में दिया गया। और 31वां दिया गया, किसको दिया गया? असगर वजाहत को दिया गया महाबली के लिए 2022 के लिए। 31वां 2022 में असगर वजाहत को महाबली के लिए। वहीं 31वां
पहला तो अपन पहला देख लेते हैं। सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था 10 द्वार के लिए। वहीं 31वां जो दिया गया वो रामदास मिश्र को दिया गया मैं तो यहाँ हूँ के लिए, मैं तो यहाँ हूँ के लिए। अब अपन हिंदी की लिपि के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो हिंदी की लिपि, मानव विचारों ने भाषा को जन्म दिया, ठीक है, और भाषा को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए लिपि की आवश्यकता हुई। किसी भाषा की मूल ध्वनि चिन्हों के समूह को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। किसी भाषा के मूल ध्वनि चिन्हों को हम क्या कहते हैं? समूह को ही क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। भारत में 3 लिपियों के लेख अभी तक मिलते हैं। एक तो सिंधु लिपि जिसे आज तक पढ़ी नहीं गई, एक खड़ोसी लिपि जो पढ़ी गई है, और एक ब्राह्मी लिपि। तो 343 जो है उसमें क्या कहा गया है कि देवनागरी लिपि को वाली हिंदी को माना जाएगा। विशेषता क्या है देवनागरी लिपि की? कि यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, और जबकि जो फारसी लिपि है यानी उर्दू या अरबी अगर हम लिखेंगे तो वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है ना। यह अक्षरात्मक लिपि है, यानी कि इसमें हम स्वर और व्यंजन को जोड़कर एक साथ लिखते हैं। जबकि जो रोमन लिपि है यानी अंग्रेजी जो हम लिखते हैं वो रोमन में लिखते हैं, जैसे AEI ABCD ये सब क्या है? रोमन अक्षर है, तो रोमन में लिखी जाती है अंग्रेजी। वो एक वर्णात्मक लिपि है। यह हर एक ध्वनि के लिए हर एक लिपि चिन्ह निश्चित है। हिंदी में हर एक ध्वनि के लिए हर एक जो लिपि चिन्ह है वो निश्चित है, और इसके अलावा मूक वर्ण यानी साइलेंट वर्ड हिंदी में नहीं होते हैं, इंग्लिश में होते हैं। तो देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ? तो जो ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि से ही हिंदी का विकास हुआ है, ये याद रखना है। यानी ब्राह्मी लिपि भी बाएं से दाईं की ओर लिखी जाती है। तो ब्राह्मी से विकास हुआ है देवनागरी का। तो ब्राह्मी से उत्तरी ब्राह्मी आती है, उत्तरी ब्राह्मी के बाद गुप्त लिपि का विकास होता है, तो उत्तरी ब्राह्मी के बाद गुप्त लिपि का विकास हुआ है। गुप्त लिपि से कुटिल लिपि का विकास हुआ है। कुटिल लिपि 2 भागों में बढ़ गई, एक नागरी भाषा लिपि का विकास हुआ और एक शारदा लिपि का विकास हुआ। नागरी से देवनागरी लिपि निकली, और शारदा से जो गुरुमुखी, कश्मीरी, टांकरी और लहंदा जो है इन लिपियों का विकास हुआ। तो यहाँ पर हमारी लगभग पूरा हिंदी भाषा का विकास, उसके बारे में संवैधानिक प्रावधान और उसकी लिपि और उससे संबंधित जो पुरस्कार है और सम्मेलन है वो समाप्त होते हैं।